कौन सी गलती थी भारत में पूर्ववर्ती सरकारों की जिससे हमारा देश टूरिज्म के मामले में थोड़ा पिछड़ गया? कई दशक पहले प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने कहा कि जो समूचे विश्व में चर्चा का पहला पॉइंट है, जो समूचे विश्व में कौतूहलता का पहला सोपान यानी पहली सीढ़ी है, जो समूची दुनिया उस आश्चर्य को जानना चाहती है, जिसे नासा प्रमाणित करती, जिसे समूचा विश्व देखना चाहता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का सिर्फ ये कहना था कि इस देश में राम भी हैं, इस देश में क्रिश्चियंस को मानने वाले भी लोग हैं, राम को मानने वाले भी हैं और रहीम को मानने वाले भी हैं, तो हम एक के लिए ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ ये प्रयास किया गया कि सनातन कैसे धूमिल हो, सनातनी मंदिर कैसे समाप्त हो, सनातन की भावना कैसे समाप्त की जाए। तो इस देश को यह सिखाया गया कि आप गरीब रहिए तो आप हीरो हैं। संस्कृति से लेकर के, मंदिर से लेकर के और सनातन को समाप्त करने तक। भगवा आतंकवाद ये शब्द कहां से जन्म लिया? रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के मंदिर के गेट के पास में बना खड़ा है। सब तरफ लोगों को अब घूस से डर लगने लग गया है। आज कोई भी मंत्री संतरी कोई ये कह नहीं सकता मैं ये काम करवा सकता हूं। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां किसी का जाति मकान थोड़ी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम प्रसून है। आज हम देश से जुड़े हुए एक बहुत बड़े मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। सोच कर देखिए कि आप टूरिज्म करने के लिए विदेशों में जाते हैं, भारत का पैसा विदेशों में जाकर खर्च करते हैं। आप जाकर वहाँ के अलग अलग स्थलों को देखते हैं और फिर वहाँ फोटो क्लिक करके उस देश को शाबाशी देते हैं, उस देश की वाहवाही करते हैं। और भारत को इससे क्या मिलता है? बाद में कुछ महीने कुछ साल बाद पता चलता है कि आप जिस देश में घूमने गए थे उसी देश का कोई नेता, मंत्री या हो सकता है कि उसका मुखिया ही हमारे देश को कोस रहा होता है। आपको पता है कि टूरिज्म के नाम पर भारत का जो पैसा, भारत के लोगों की जेब का पैसा जो विदेशों में खर्च हो रहा है, भारत के भीतर ही इतना बड़ा टूरिज्म का हब बनाया जा सकता था, इतना बड़ा हब बनाया जा सकता था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। विदेश से लोग आते। आज भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट क्या माना जाता है? ताजमहल। लेकिन यकीन मानिए ताजमहल से भी ज्यादा बड़ा होता अगर इंदिरा गांधी एक बात मान लेती, सिर्फ एक बात। वो क्या बात थी? और वो एक बात मानते ही, इंदिरा गांधी जी के एक बात मानते ही देश का कायाकल्प हो जाता, देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो जाता, देश के टूरिज्म का कायाकल्प हो जाता। आज हम अगले 10-12 मिनट तक इस पर बहुत गहन विश्लेषण करने वाले हैं। आपका अगर हिंदुस्तान से, अपने देश से प्रेम है, आपकी इसमें इच्छा है कि आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश में पिछली सरकारों ने क्या किया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने इस वीडियो में मेरे बहुत खास मेहमान जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज का। बहुत बहुत स्वागत है महाराज। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा खूब कृपा करुणा और खूब आनंद दे। इस धर्म यात्रा में आपने मुझे अपने दर्शकों से बातचीत करने के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। महाराज जी, हम चर्चा की शुरुआत यहीं से करना चाहते हैं कि आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक कहानी बताई जी कि आज दुनिया का हर टूरिस्ट स्पॉट भारत के सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के आगे इतना छोटा सा बौना सा नजर आता। जी, आप जरा ये कहानी हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं क्या? वो कौन सी गलती थी भारत में पूर्ववर्ती सरकारों की जिससे हमारा देश टूरिज्म के मामले में थोड़ा पिछड़ गया? मतलब अभी बहुत आगे लेकिन थोड़ा पिछड़ गया। नहीं, थोड़ा नहीं, ये बहुत सारा पिछड़ गया। आप अगर देखें तो आपके भारत की तकरीबन 32-34% की जो इकोनॉमी है, जो धन है, 32-33% पैसा टूरिज्म पर खर्च हो जाता है अथवा बाहर घूमने पे पैसा चला जाता है।
ऐसे ही समूचे विश्व का अगर 33% पैसा आपके देश में आ जाता तो आप आज जो विश्व की सर्वाधिक और उस एक नंबर पर अर्थव्यवस्था आप होना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाते हैं आप। मतलब आज हम चौथी हैं जी, और अगर ये होता तो एक नंबर पर हो सकते, पहले नंबर पर आप अर्थव्यवस्था में होते, क्योंकि पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए आपकी इनकम चाहिए, आपको बहुत सारे तरफ से धनार्जन की आवश्यकता होती, क्योंकि व्यवस्थाएं आपको बनानी होंगी। पैसा देश में जितना है उतना तो है ही है, बाहर से भी कुछ पैसे हमारे देश में आएंगे तो ही हम इस व्यवस्था में मजबूत हो पाएंगे। आज से कई दशक पहले प्रधानमंत्री तत्कालीन इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी के समय में पूज्य महर्षि महेश योगी जी, हमारे गुरुदेव, उन्होंने कहा कि जो समूचे विश्व में चर्चा का पहला पॉइंट है, जो समूचे विश्व में कौतूहलता का पहला सोपान यानी पहली सीढ़ी है, जो समूची दुनिया उस आश्चर्य को जानना चाहती है जिसको नासा ने, क्योंकि पूरी दुनिया में जो वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला संस्थान है उसका नाम नासा, आप जानते हैं, समूची दुनिया में सबसे बड़ा संस्थान है। नासा ने जिसको अपनी वेबसाइट पर प्रमाणित किया है, उसकी फुटेज डाले हैं, उसके वीडियोस डाले हैं, उसको हम आध्यात्मिकता के आधार पर उसकी जो आध्यात्मिक रिचनेस है, उसकी जो संपन्नता है, उसे बढ़ाते हुए हम इसको देश को समर्पित करते हैं। यानी रामेश्वरम में जो राम सेतु है, राम सेतु को सुसज्जित करके उसकी अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके उसकी व्यवस्था, उसकी महिमा और उसकी गरिमा के आधार पर उसका साजो सज्जा किया जाए और समूचे विश्व को आवाहित किया जाए कि हमारे देश में वो राम सेतु है जो कई सदियों पहले निर्माण किया गया और आज भी है, जिसे नासा प्रमाणित करती, जिसे समूचा विश्व देखना चाहता है, जिसकी एक झलक के लिए लोग लालायित होते। और इसके लिए पूज्य महर्षि जी का कहना था कि देश का जो कर्जा है वो तत्कालीन खत्म हो जाएगा, तुरंत ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे एक दो चीज पर स्पष्ट करिए आप जी, कि क्या ये जो राम सेतु बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को, जी, इसमें क्या भारत सरकार का पैसा खर्च हो रहा था, किसका पैसा खर्च हो रहा है? नहीं, इसमें सारा का सारा पैसा पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने अपने ही संस्थान से खर्च करने का उनको आदेश आग्रह दिया था कि भाई ये पैसा हम स्वयं खर्च करेंगे। हम अपने शिष्यों को जोड़कर समूचे विश्व में जो हमारे संस्थान के शिष्य हैं उन सबको जोड़कर, और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा शिष्य कौन है? अंग्रेज, जो बाहर के लोग हैं। 170-80 देशों में हमारी संस्था का विकास है, उन सबको जोड़कर इसको बनाएंगे और उस समय हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का प्राविधान था इसके ऊपर कि इसे इस स्तर पर बनाया जाएगा कि समूचे विश्व में टूरिज्म के लिए इससे बेहतर, इससे अच्छा और इससे ताकतवर, इससे विशाल कुछ और होगा ही नहीं। मतलब आप ये सोचिए कि समंदर के बीचों बीच एक तैरता हुआ ब्रिज आपको दिखता और ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात होती, और वो भी क्या, वो ब्रिज कोई छोटा मोटा नहीं, वो राम सेतु के नाम से जाना जाता, क्योंकि वो राम सेतु होता, वही राम सेतु जिसे खुद भगवान राम और उनके शिष्यों ने बनाया था लंका तक पहुंचने के लिए। जी, अब इसमें एक चीज बताइए, इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, पैसा भी भारत की सरकार का नहीं लगना था, अगर ये प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता तो भारत की सरकार को कोई नुकसान नहीं था। जी, फिर भारत की सरकार यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसकी अनुमति क्यों नहीं दी? और इसी के साथ एक सवाल मैं ये भी मेरे जहन में उठ रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कई सारे लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा, तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूं कि महर्षि योगी जी चाहते थे कि राम सेतु उनके नाम पर हो जाए। जी, ये दोनों ही प्रश्नों में वैसे बड़ा आवश्यक प्रश्न किया आपने। ये दोनों ही प्रश्नों में मैं आपको स्पष्टता से कहूं कि बहुत आश्चर्यजनक जवाब है। पहला जवाब
कि ये बना करके वो भारत सरकार को और जनमानस को समर्पित करने वाले थे। उनका कहना था इसमें मुझे अपना नाम भी नहीं चाहिए, मैंने बनाया है ये भी किसी को मत बताना, बस राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उनका तो कहना था कि हम तो भगवान राम का काम कर रहे हैं, हम तो परमात्मा का काम कर रहे हैं, इसमें परमात्मा का नाम हो जाए, हमें अपना नाम चाहिए ही नहीं। तो पहले प्रश्न का जवाब ये कि उनको अपना नाम चाहिए ही नहीं था। हम बनाकर देश को, देश की सरकार को, जनता को, समाज को हम समर्पित करने वाले थे। पहला जवाब तो ये हुआ। दूसरा जवाब दूं उसके पहले, इसमें श्रीलंका की तरफ से हमें अनुमति थी, श्रीलंका की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तत्कालीन वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति वर्बली दी थी कि जैसे ही भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई अनुबंध आएगा तो हमारी तरफ से सहमति है, आप इसको खूब व्यवस्थित तरीके से करिए। क्योंकि श्रीलंका तो कनेक्ट हो जाता ना इससे। अभी ये देखिए कि हम क्या यूरोप तक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। अभी भारत, आपने देखा होगा, मेरे दर्शक ये इस बात से वाकिफ होंगे कि भारत कह रहा है कि हम यूरोप तक कॉरिडोर बनाएंगे। आप श्रीलंका जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बाय फ्लाइट जा पाते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सेतु होता जिसके जरिए हम श्रीलंका पहुंच जाते। जी नहीं, इसमें आध्यात्मिकता के आधार पर उसे पूरा का पूरा उस गरिमा, उस महिमा और वो पूरी की पूरी संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए इसका निर्माण किया जाता और वहां जाने वाले व्यक्ति को वो पता लगता, वो एहसास होता, वो उसकी गरिमा बढ़ाई जाती, उसका आवरा उसी आधार पर रखा जाता, उसी स्तर के इंजीनियर्स पूरे विश्व के लगते। इसको सामान्यता नहीं किया जाना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का सिर्फ ये कहना था कि इस देश में राम भी है, इस देश में क्रिश्चियंस को मानने वाले भी लोग हैं, राम को मानने वाले भी हैं और रहीम को मानने वाले भी हैं, तो हम एक के लिए ऐसा नहीं कर सकते। यद्यपि रामकृष्ण की धरा है, ऐसा किया जाता तो किसी को कोई तकलीफ होती नहीं। मतलब हम 50 सालों से जिस आपदा से जूझ रहे हैं वो अब जाकर के एक दशक में कुछ व्यवस्थित हुई है, कुछ चीजें ठीक हुई हैं। अन्यथा सिर्फ ये प्रयास किया गया कि सनातन कैसे धूमिल हो, सनातनी मंदिर कैसे समाप्त हो, सनातन की भावना कैसे समाप्त की जाए। आप पिक्चरों में, फिल्मों में क्या देखते थे? आप देखते थे कि कोई जो रईस है वो बदमाश है। रईस क्या होता है? जो अमीर आदमी हो जाए, जो पैसे कमा ले जाए, वो क्या होगा? वो गुंडा होगा, वो बदमाश होगा। और गरीब क्या होगा? हीरो होगा। तो इस देश को ये सिखाया गया कि आप गरीब रहिए तो आप हीरो हैं। हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि हमें अमीर होना है, हमें बताया ही नहीं गया कि हमें तो ग्रोथ करना है, हमें तो बताया ही नहीं गया कि हम विश्व की पहली अर्थव्यवस्था हो जाए। तो हमारे साथ तो फिल्मों से लेकर के, संस्कृति से लेकर के, मंदिर से लेकर के और सनातन को समाप्त करने तक भगवा आतंकवाद, ये शब्द कहां से जन्म लिया? ये सब पिछले 50 सालों में हम सब लोगों ने देखा, मतलब अपने आप पर सहन किया। देखा नहीं, हम लोगों ने तो सहन किया, समाज ने देखा, हम सब ने सहन किया। अच्छा, एक चीज और, जब आपने ये कहा कि नंबर 1 इकोनॉमी हम बन जाए जी, अभी तो भारत में बैठे कुछ लोगों को ये तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम चौथे नंबर पर पहुंच गए। अच्छा, हम 4 ट्रिलियन हो गए। नहीं, सरकार ने इसमें भी डेटा मैनिपुलेट कर दिया। अभी तो लोग उसमें भी कमी निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम नंबर 1 होते। देखो, मैं तो ये कहता हूं कि कोई ऐसा असत्य भी हो जो आपको गौरवान्वित करता हो, वो असत्य भी बहुत अच्छा होता, उसे स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि सत्य और असत्य में सिर्फ इतना सा ही भेद होता है, जो आप नहीं जानते, जो आपको पता नहीं होता, जहां तक आपकी पहुंच नहीं होती, वो आपको असत्य लगता है। इसके लिए सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा नॉलेज करना पड़ेगा। अंतिम सवाल आपसे जी, जो ये बनना था राम सेतु जी, उस पर क्या महर्षि योगी जी ने आगे कुछ इस पर काम किया? और किया तो बाकी इंदिरा गांधी जी के बाद की सरकारों का क्या रवैया रहा? क्या अभी की सरकारों में ये कभी उठा मामला कि ऐसा हम कर सकते हैं या करना चाहिए हमें? नहीं, अभी की सरकारों में, क्योंकि पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने 2004 के बाद से अपनी समाधि की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। उसके बाद उन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए जो काम करने थे, जो देश के लिए, विदेश के लिए, उनकी संस्थाओं के लिए जो काम करने थे, उसके लिए अलग अलग टीम निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए। वर्तमान की सरकार में हमने जितने भी प्रयास किए,
ये वर्तमान की सरकार और हमारा सौभाग्य दोनों तरफ से बहुत अद्भुत है कि हमें उस पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है। हमने अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रस्तावना दी, आज बनकर तैयार है। आप अयोध्या जाइए और देख करके आइए, वहां आपको रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के मंदिर के गेट के पास में बना खड़ा है। मैंने देखा है जी। तो ये अभी की सरकारों में मुझे लगता है वो पवित्रता है। अभी की सरकारों में देश हित प्रथम है। अभी की सरकारों में पहले अपने देश के बारे में चिंतन करते हैं, देश का हित का चिंतन करते हैं, हितोपदेश का चिंतन करते हैं और जनमानस के उत्थान पर चिंतन करते हैं। आज भारत अगर पूरे विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था हो जाए तो इसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी एक का लाभ थोड़ी है, सबका ही लाभ है। सड़कें बन रही हैं, इंफ्रा बढ़ रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, सब तरफ लोगों को अब घूस से डर लगने लग गया है। आज कोई भी मंत्री संतरी कोई ये कह नहीं सकता मैं ये काम करवा सकता हूं। लोग कहने लग गए ना, मेरे हाथ में कुछ खास नहीं रहा, सब सिस्टम से ही होगा, सब वैसे ही होगा जैसे हो सकता है। ये सारा का सारा चिंतन का, सोच का और विचार का प्रभाव है। विचारों में जब आपके उन्नति और देश प्रथम होता है तो आप कर पाते हैं। अगर देश प्रथम होता तो आप राम सेतु बनता, उसमें क्या संकट था? बना तो अभी भी है। अगर उसको और सुसज्जित किया जाता। उसी पार्टी के कुछ ऐसे भी लोग थे जी, जो कोर्ट के भीतर ये चुनाव लड़ रहे थे कि ये राम सेतु तो काल्पनिक है। आपने ये भी देखा होगा जी। तो हम उस पार्टी से तो ये उम्मीद अगर करें कि वो राम सेतु के लिए परमिशन दे देती तो शायद ऐसा लगता है कि उम्मीद करना ही बेमानी थी। नहीं, मुझे लगता है कि हम किसी पार्टी से उम्मीद नहीं करते, हम देश के उस नेतृत्व से उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें किसी व्यक्तिगत रूप से मतलब नहीं है। उस सीट से, उस परंपरा से, उस सिस्टम से मतलब है जिसको हमने चुनकर देश हित में बिठाया है। यहाँ कोई व्यक्तिगत किसी की धरोहर नहीं है, यहाँ कुछ भी आपका अपना नहीं है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ किसी का जाति मकान थोड़ी है। जब जनता उतार फेंकती है तो साहब आपकी अपनी सारी की सारी कवायद धरी रह जाती है। सामाजिक चिंतन, सांसारिक उत्थान और देश हित, इस विषय पर चिंतन होगा। केवल यहीं पर बात समाप्त नहीं होती। हम विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे थे जिसके आगे बुर्ज खलीफा इतना छोटा बौना लगता। मध्य प्रदेश में हमने जमीन ले ली, सारी व्यवस्थाएं कर ली। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे वहां दिग्विजय सिंह जी, अवरोध लगा दिया, नहीं बनने दिया। तो मंदिरों के प्रति पिछली सरकारों में, सनातन के प्रति, हिंदुओं के प्रति खास तौर से, और क्योंकि मैं जगत गुरु हूं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी मुझे कहते हैं, मैं उस परंपरा से आता हूं। अगर रामानंदाचार्य संप्रदाय के 12 के 12 शिष्य एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो हिंदुत्व एक है। क्योंकि हमारे यहाँ कबीर, मीरा, रविदास, सूरदास, मलूकदास, ये सब रामानंदाचार्य के शिष्य हैं। हमारे यहाँ सगुण और निर्गुण दोनों के मानने वाले रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं। तो हम अगर आगे बढ़े, हम लोगों ने अगर वो आगाज किया तो हिंदुत्व तो एक होगा ही होगा। फिर ऐसी पार्टियों का क्या होगा? देखिए, एक संत की यही सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो किसी का विरोध करता भी नहीं है और अपनी सारी बातें रख देता है। अमूमन यही होता रहा है अभी तक कि संतों की बात को देश में बैठी जो भी सरकार रहती थी वो खारिज करती रही। और नतीजा क्या था कि आपने देखा, राम मंदिर का लंबा संघर्ष चला, तब जाकर राम मंदिर बन पाया। अभी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर यह संघर्ष चल रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए कि क्या सिर्फ हमारे देश में राम सेतु बना देने से टूरिज्म बढ़ जाता या कुछ और भी आवश्यकता थी? नहीं, इसमें टूरिज्म से लाभ कितना होगा ये आपको समझना होगा। आज दुबई अगर आप देखते हो तो वहां क्या है, रेत ही तो था, लेकिन उन्होंने टूरिज्म के इतने आयाम बना दिए हैं कि आज उनकी सबसे बड़ी इकोनॉमी का जो पावदान है, सबसे बड़ा जो उनका स्तंभ है वो टूरिज्म ही है। आप हांगकांग जाइए, आप देखिए उन्होंने मकाऊ बना करके, और मकाऊ में क्या ही उन्होंने टूरिज्म को आकर्षित करने के अरेंजमेंट्स किए हैं। जो उनके पास है, उनकी वही संस्कृति है तो उन्होंने वो किया। हमारे पास उससे 1000 गुनी ज्यादा संस्कृति बेटर है जिसको लोग देखना चाहते हैं, समृद्ध भी है। पर आप देखिए हांगकांग ने मकाऊ बना करके, दुबई ने कितनी सारी चीजें बना करके,
पूरा का पूरा टूरिज्म अपनी तरफ खींचा, और ऐसा कितने देशों ने किया। आप देखिए विदेशों में अगर आप जाते हो तो आपके पास वो डिज्नीलैंड, वो जुआ खेलने के अरेंजमेंट्स, ये सब 2-4-5 चीजें छोड़कर आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन ये देश, बाप रे, यहाँ तो संस्कृति भरी पड़ी है, यहाँ तो इतना खनिज है, इतना 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 ज्यादा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है कि समूचा विश्व इस देश में ही पड़ा रहेगा, यहां आने के लिए तरसेगा। यहां का वीजा लगवाने के लिए लोग साल साल, 2-2 साल, 10-10 साल इंतजार करेंगे। बस आवश्यकता है हमें आध्यात्मिक चेतना जागृत करने की। सबसे आसान क्या होता है, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं कि जैसे राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है राम मंदिर का, आप इसकी जगह अस्पताल और स्कूल बनवा देते। जी। अब जब आप ये करेंगे तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आके ये कहेंगे कि ये हजारों करोड़ लगा के क्या हुआ, इससे बढ़िया तो कोई स्कूल कॉलेज बन गया होता तो आज कितने लोग डॉक्टर इंजीनियर बन गए होते, साइंटिस्ट बन गए होते। नहीं, मुझे लगता है ये अशिक्षा का भाव है। राम मंदिर या कुछ बनने से केवल कुछ नहीं होता, वहां हजारों लाखों लोगों का रोजगार बढ़ता है, न जाने कितना टूरिज्म बढ़ता है, न जाने कितना आपके इकोनॉमी के ऊपर बल बढ़ जाता है। आपका वो देश, आपका वो प्रदेश, आपका वो जिला, सब प्रभावित होते हैं और सब जगह धन का आगमन प्रारंभ हो जाता है। केवल हॉस्पिटल बनाने से, केवल स्कूल बनाने भर से बनना चाहिए, अच्छी बात है, हम खुद बना रहे हैं। हम 12 यूनिवर्सिटियों का संकल्प लेके बैठे हैं, 4 बना चुके हैं, हम कर रहे हैं। 400 स्कूल से हमारे, हम उधर भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इससे आपकी इकोनॉमी पर बहुत बल बढ़ता है। जब आप कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिससे देखने समूचा विश्व आना चाहे, तो आप दूसरों के, आप हॉस्पिटल यहां ऐसा नहीं बना सकते अभी फिलहाल की स्थिति में कि अमेरिका का इंसान आकर के यहां इलाज कराना चाहे। लेकिन संस्कृति आप ऐसी बना सकते हैं जिसको देखने आए क्या आते ही है, पड़े रहते हैं हमारे यहाँ, उसको और बढ़ाया जाए तो ये इकोनॉमी पर पूरा प्रभाव डालेगा और भारत विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बनेगी, इसमें कदाचित संदेह नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे देश का धरोहर हो सकता है, जो हमारे देश के धार्मिक उत्थान और संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, उस पर कोई सरकार इतना हल्के पद में कैसे सोच सकती है? ये गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है पुरानी सरकारों पर। लेकिन खैर, वक्त बदला, चीज़ें बदल गई, सरकार भी अब नई है, तो उम्मीद करते हैं कि नई सरकार धीरे धीरे ही सही इन सारी चीज़ों पर कभी पहल करेगी। और हमारा देश, यही सबसे बड़ी खूबी हमारे देश की कि हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ते कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, हमारे देश के लिए सब कुछ अच्छा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगत गुरु जी। हम यही उम्मीद करते हैं कि एक संत की बात आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। आपने जो भी समझा उसे आप कैसे बखान करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उस पर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।